नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। दलितों और पिछड़ों के पीछे घूमने वाली राजनीति में बड़े दिनों से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की गूंज देखी जा रही थी। आखिरकार मोदी कैबिनेट ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि इसकी राह में अभी बहुत सारे रोड़े पड़े हुए हैं। इसे लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में अभी तक जातिगत आरक्षण की ही व्यवस्था है। इसके अलावा 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर भी कानूनी बंदिशें कायम है। आज समय शिखर में हम अपने खास मेहमानों के साथ मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा करेंगे। क्या इसके सहारे मोदी 2019 का महाभारत जीत पाएंगे? इस आरक्षण से देश को दरअसल कितना फायदा हुआ और होगा? क्या फायदा होगा भी या नहीं, या फिर सियासत का ये लॉलीपॉप है? मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए फॉर्मूले को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। सरकार संविधान संशोधन के लिए अपने इस गेम चेंजर माने जा रहे कदम को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। सरकार वर्तमान में 49.50% के आरक्षण कोटा को बढ़ाकर 59% करने वाली है। इसमें 10% कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा जो सवर्ण है। बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। ऐसी चर्चा है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सवर्ण जातियों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। अब इस बिल के जरिए उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार मोदी सरकार के फैसले ने राफेल सौदे और किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों की हवा निकाल दी है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। हम आपको बता दें कि केंद्र और राज्य में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 22% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके पूरे मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं पटना रांची में। संजय टाइगर, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। शक्ति यादव, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। विनोद पांडे, आप महासचिव हैं जेएमएम के, आपका स्वागत है। और राजेश शुक्ला, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर संजय कुमार, आज शुरू आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी तो इसके बाद चलती ही रहेगी। तो विश्लेषकों को लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी ऐसे लोगों को के लिए जो वाकई गरीब हैं और सिर्फ सवर्ण होने के नाते उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ती है। और ये जो कदम उठाया है मोदी सरकार ने, जो आज कैबिनेट में मुहर लगाई है इस मुद्दे पर, वो वाकई एक सराहनीय कदम है या सिर्फ एक लॉलीपॉप है? नहीं, सरकार की मंशा क्या है ये इस पर तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जरूरत है, सवर्णों को आरक्षण की जरूरत थी। अगर उनके घरों में आप झांकेंगे तो जिस गरीबी में, जिस फटेहाली में, जिस चिथड़ों में लिपटी हुई उनकी जिंदगी को देखेंगे तो आपको भी दया आएगी। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सवर्ण में जन्म ले लेता है, इसकी वजह से वह अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं था। और सवर्णों ने इसकी मांग की थी। उद्देश्य क्या था उनका ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो बराबर इस बात को कह रहे थे कि इस देश में 2 ही जातियां होनी चाहिए, एक अमीरों की जातियां होनी चाहिए, एक गरीबों की जातियां होनी चाहिए। और अगर वो गरीब हैं तो उन बच्चों को आप कल्पना कीजिए कि कोई सवर्ण का बच्चा कुछ नंबर की वजह से अगर विश्वविद्यालय में नामांकन लेने से वह वंचित रह जाता है, उस पीड़ा को वह जीवन भर झेलता है और उसके मन में एक गुस्सा समाज के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति पूरा जीवन उसकी अग्नि में वह जलते रहता है। अगर सरकार की मंशा है कि नहीं, उन गरीबों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी अगर आरक्षण की व्यवस्था दे करके उनको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे,
उनके घरों में भी थोड़ी रोशनी जाएगी, उनको भी थोड़ा नौकरियां हम दे देंगे, उनके बच्चों के सपने को भी मैं अमली जामा पहनाऊंगा, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का बड़ा ही सकारात्मक कदम है। और सबसे अच्छी बात, जब मैं देख रहा था टेलीविजन पर कि जितने दलित नेता थे, सारे नेताओं ने एक स्वर से इसकी सराहना की। सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल गरीब होने की वजह से या कोई सवर्ण में जन्म लेने की वजह से वह अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहिए, उसको भी इसका लाभ मिलनी चाहिए। रह गई बात कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अब कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको लागू करेंगे, अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा सर, दूसरा बताएंगे आपको कि ये बिल्कुल संभव है। जब तमिलनाडु में संभव है 69%, तो यहां भी ये संभव है। तमिलनाडु में तो खैर विवादों में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला लंबित है, और बाकी राज्यों में तो खैर 50% तक ही मामला रुका हुआ है। राजस्थान ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी 14% जो देने की बात हुई थी, वहां भी मामला अटका पड़ा है। बहरहाल हमारे सहयोगी प्रभाकर संसद में दिन भर रहे हैं और उन्होंने क्या समझा, क्या महसूस किया, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। प्रभाकर, चूंकि ये मामला एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, एक लंबे समय से मांग तो चल रही थी, राजनीति का मिजाज क्या नजर आया था संसद में? प्रभाकर, हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, यहाँ पर आज जो इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है संजय जी, और इस खबर के पीछे आप एक देखें तो सहारस में बिहार झारखंड का भी एक बड़ा योगदान है। हाल के दिनों में आपने संपादक के तौर पर कई इंटरव्यू, सभी लोगों का एक बात जिक्र आया कि वो जब भी अपने इलाके में जाते हैं कि जो गरीब सवर्ण है, उनकी जो परेशानियां, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं और कुछ होगा। देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है, नरेंद्र मोदी की आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है, लेकिन संजय जी इसमें एक बड़ी बात अब आ रही है कि इस बिल को कल ही सरकार पेश करेगी संसद में, और ये संविधान संशोधन बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि देखिए अब तक कोई भी पुरानी सरकार होती थी, कोई रणनीति बनाती थी तो वो लीक हो जाता था, लेकिन आप देखें कहीं कोई इस तरह से खबर नहीं थी। ये खबर थी कि किसानों के कर्जे माफ हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला है संजय जी कि 10% आरक्षण का फैसला नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आज कर दिया है। जी प्रभाकर, अलग अलग दलों की यदि हम राय की बात जाने प्रतिक्रिया के तौर पर, तो क्या मिजाज था बाकी दलों का, खासकर आरजेडी का या फिर एसपी का या बीएसपी का, क्योंकि ये मायने रखता है। लोकसभा में तो बहुमत है बीजेपी के पास, लेकिन राज्यसभा की ओर जब मामला जाता है तो अभी भी रोड़े हैं। बिल्कुल संजय, देखिए आरजेडी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी जातीय जनगणना की बात कर रही है। जेडीयू ने सीधे तौर पर सपोर्ट किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मायावती है, उसमें उनका कहना है कि उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में इसका पहले ही जिक्र कर रखा है, और जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तो उसको उन्होंने लाने की भी कोशिश की थी। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का भी ये कहना था कि जब इस जो, क्योंकि देखिए जब सत्र चलते रहते हैं तो कुछ कैबिनेट को लेकर ब्रीफिंग नहीं होता था, कांग्रेस पार्टी का यही कहना था कि ये चुनावी स्टंट है, लॉलीपॉप है। सरकार ने पहले आपको बोला कि 15 लाख, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए ये तो स्पष्ट है कि कई राजनीतिक दल जो है वो कल जब संसद का सत्र शुरू होगा वहां पर अपने रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन ज्यादातर अगर अभी की बात करें तो किसी ने विरोध में आवाज नहीं उठाया है, लेकिन ये कहा है कि ये जब तक संविधान संशोधन नहीं करती है सरकार, तब तक ये संभव नहीं है। देखिए, कानूनी प्रावधान फैसला करना ये सब सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेकिन हमें लगता है कि कुछ राजनीतिक दल अभी भी समर्थन करेंगे, कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे का विरोध करेंगे, क्योंकि कुछ पार्टियों को लग रहा है कि अब चुनाव में कम समय बचा है और ये एक तरह का राजनीतिक स्टंट है, चुनावी स्टंट है नरेंद्र मोदी सरकार का। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए प्रभाकर। तो संजय टाइगर जी, तो आपकी पार्टी तो आज वो फैसला कर गई कैबिनेट के जरिए जिसका इंतजार गरीब सवर्णों को था, लेकिन क्या ये पूरा होमवर्क है, इसमें सभी सहमति मिलने जा रही है या असहमति भी होगी जिन कारणों से अटकेंगे संसद में? ये तो फ्लोर पे पता चलेगा जी, और सबके चेहरे से पर्दा उठेगा। वो लोग बेनकाब होंगे जो 3 तलाक की तरह इसमें अपना रुख अख्तियार करेंगे।
जी देखिए, सरकार ने अपने निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सबका साथ सबका विकास हमारा कार्य पद्धति है, 125 करोड़ देशवासियों को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उसके दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। और 70 वर्षों से समाज का कुछ तबका, जो कमजोर तबका है सामान्य वर्ग का, वो ये मांग कर रहा था कि हमें भी आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए। 60 वर्षों तक देश पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोग से शासन करने वाली सरकारों ने इसकी अनदेखी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक झटके में इतना बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेकर यह बता दिया कि सचमुच में 56 इंच का सीना है हमारा। अच्छा, तो शक्ति यादव जी, पार्टी का स्टैंड अभी भी अब समाज के सभी तबकों को मुख्यधारा में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक सर, मैं समझ गया। शक्ति यादव जी, क्या पार्टी का कोई स्टैंड स्पष्ट हो पाया है इस मामले में? क्योंकि आपकी पार्टी तो का रिजर्वेशन रहा है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार को ही आरक्षण का मापदंड मानती है। तो अब जब आर्थिक आधार आ रहा है तो राजनीति क्या कुछ उस नजरिए से भी अपना रुख बदलाव करेगी अपने रुख में? संजय जी, पूरी बात समझनी पड़ेगी। स्पष्ट तौर पर आपने 15% आबादी के लिए आपने 10% का आरक्षण का प्रावधान किया है। स्वाभाविक तौर पर हम कोई मुखालफत नहीं करते, लेकिन 85% लोगों के लिए 90% आरक्षण कर दीजिए। लेकिन इसके में अगर बारीकियों में जाना चाहेंगे तो इनको 92 की इंदिरानी जी के नेतृत्व में 9 जजों की जो बेंच ने जो निर्णय लिया था नरसिम्हा राव जी की सरकार में, इनको उन पहलुओं पर भी विचार करना होगा। स्वाभाविक तौर पर ये लॉलीपॉप है 2019 का, घटते आभा देश के अंदर में SC ST से लेकर करके स्वर्णों के आक्रोश जिस तरह इन्होंने झेला है, उससे निपटने के लिए इन्होंने ये लाया है। और अल्टीमेटली क्या होगा वो अलग विषय है। लेकिन एक मेरा पक्ष स्पष्ट तौर पर है कि गरीब, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब और किसी वर्ग का, किसी जाति का हो, उसको सशक्त करने के लिए निर्णय लेनी चाहिए। लेकिन मेरा एक लगातार इन बातों पर स्पष्ट तौर पर मांग रही है और मैं करता रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे इस पर से बेनकाब होते रहे हैं लगातार कि अगर आपने शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आपने जो स्थितियां हैं अगर आप बयां किया है जेटली जी ने, तो जातीय स्थिति आपने स्पष्ट नहीं किया कि आज जो मंदिर और मस्जिदों के बगल में लगभग 0.75% लोग जो भीख मांग के खाते हैं इस देश के अंदर में, 51% जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 13% लोग जिनके माथे पर एक छत नहीं है, आपका सर्वेक्षण है 30% लोग जो कृषि पर आधारित हैं, 23% युवा जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे का आकलन जाति कौन है? ये किस हो सकता है कि वो अपर कास्ट के लोग हों, हो सकता है वो दलित हो सकता है वो कमजोर तबके के लोग हैं। तो इसका प्रकाशन के बाद अगर इस आलोक में अगर देश का बजट बने तो मैं समझता हूं कि गैर बराबरी जो है स्वतः मिटेगा और एक जो हम समावेशी विकास की बात करते हैं या समरसता की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास एक छलावा है देश के अंदर में, तो हमारा मानना है कि 90% आप 15 पर किए हैं 10 तो इधर 90 कर दीजिए, मुझे कोई विरोध भी नहीं है। ठीक सर, जेएमएम का क्या रुख बनता है विनोद पांडे जी? क्योंकि कई दलों ने तो स्वागत किया है, आपकी पार्टी का भी रुख स्वागत योग्य है या कुछ रिजर्वेशन है इसमें? नहीं संजय जी, कोई रिजर्वेशन नहीं है। सरकार के द्वारा आज फैसला लिया गया कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सी अभी तकनीकी खामियां हैं और उस खामियों को दूर करने का प्रयास हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार करे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा संजय जी कि सत्र का कल अंतिम दिन है और ऐसे समय में हमको लगता है कि इस सरकार का, मोदी सरकार का भी अंतिम सत्र है और उसके बावजूद इस तरह के फैसले लेना निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला लॉलीपॉप के तरह ये निर्णय है। आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पर स्थिति रही है उससे पूरा देश वाकिफ है।
तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर के इस तरह के निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें संविधान का संशोधन करना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारे जगहों से इसको गुजरना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो समय नहीं है हमारे पास, वैसे समय में इस तरह का निर्णय मैं समझता हूं कि शायद ये पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है। संजय जी, राजेश शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो आज मौजूदा सरकार ने जो कैबिनेट में ये फैसला लिया है, मुहर लगाई है, बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या होमवर्क के साथ लिया गया फैसला है? नहीं संजय जी, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है यह बहुत सोच समझ के लिया है और इस दिशा में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। लगातार ये मांग उठती रहती थी कि सवर्णों के हित में, सवर्णों जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं उनके बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने सोचा, वहां तक सोचा और जो उनका मूल मंत्र था, हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको अक्षरशः कार्यान्वित करने का काम सरकार ने किया है। और यही वजह है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो हमारे सवर्ण हैं, जो सवर्ण में भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको गति देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए और उनको समाज में और भी मजबूती से उनको आगे अपनी प्रतिभा आगे दिखाने का अवसर मिले, इस दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम है। इसलिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। ठीक, चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। मोदी कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसकी आगे की राह भी अभी आसान नहीं है। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव लाया जाएगा। अभी तक अनुच्छेद 15 में जातिगत आधार पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है बढ़िया कि सरकारी सेवाओं में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए वो विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकते हैं। सरकार के सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक नई व्यवस्था की बात अब सामने आ रही है। हम आजादी के बाद संविधान पर विचार करें तो दरअसल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शुरुआत में 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया। इसी सीमा को लगातार बढ़ाया जाता रहा हर 10 वर्ष के बाद। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष संसद सदस्य विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसके पास अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल उपजातियों का वास्तविक आंकड़ा नहीं था। आयोग ने 1930 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 1257 समुदायों को पिछड़ा घोषित करते हुए उनकी आबादी 52% घोषित की। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी शामिल करते हुए कोटे की मौजूदा व्यवस्था को 22% से बढ़ाते हुए 49.5% तक करने का सुझाव दिया। इसमें ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान किया गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसके सुझावों को लागू किया। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को वैधानिक ठहराते हुए व्यवस्था दी कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, समझने की कोशिश करेंगे हम कि दरअसल ये सारी व्यवस्था है, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि चूंकि अब चुनाव सिर पर है 2 महीने के बाद और फिर सत्र के आखिरी पड़ाव में आकर हम ये कैबिनेट में मुहर लगा रहे हैं। संभव है कल संसद में रखा भी जाए, लेकिन राजनीति की चाल तो आप समझते ही हैं ना। कोई नहीं चाहता है कि बहुत स्मूथली चीजों को आगे बढ़ने दिया जाए। सबके अपने अपनी तर्क होंगे और फिर संभव है कि एक जगह पारित होकर रुक जाए मामला। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी जी, सचमुच वो चाहेगी, तो इसे पारित कराना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। अभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट को बुला लेगी
और ज्वाइंट पार्लियामेंट में इसको पास कर चुकी। कानून बनाने का अधिकार तो संसद को ही है, और अगर संसद चाह लेगी कि हम 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दें तो वो कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से तमिलनाडु का भी मामला है, अगर 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया जाए तो 9th शेड्यूल में अगर सरकार कोई चीजों को रखती है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर सरकार की मंशा निश्चित रूप से सवर्णों को, गरीब सवर्णों को हित पहुंचाना होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें बहुत रोड़ा होगा। लेकिन और अगर राजनीति 1991 में डॉक्टर साहब 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो सबसे पहले गरीबों को, सवर्ण गरीब जो थे 10% आरक्षण की वकालत उन्होंने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया था। तो ये उसके बाद 91 के बाद 2019 की शुरुआत में हम हैं, और आज जब चीजें आई है इतने गैप के बाद एक 10% को आ रहा हूं संजय टाइगर जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, तो फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि टाइमिंग में कुछ खेल तो नहीं है। संजय टाइगर जी, आप ही जवाब दीजिए इसका। नहीं, मैं पॉलिटिकल जवाब ही लेना चाहता हूं। सवाल खड़ा करना गलत होगा, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल इस 125 करोड़ आबादी वाले देश के लिए बहुत समय नहीं है, और सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सब निर्णय का एक वक्त आता है, सही वक्त पर सही फैसला है। और देखिए, एक संवैधानिक बदलाव का निर्णय सरकार ने लिया है। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में बदलाव होगा, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो विहित प्रक्रिया है, उसका पालन होगा। तो जो लोग विरोध करने वाले हैं, अब ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संसद में पास करवाना होगा, क्या सरकार को ये पता नहीं है? सरकार जानती है कि आगे की प्रक्रिया क्या है। तो आप साफ बोलिए कि समर्थन में है कि विरोध में है। खूब पर्दा है कि चिलमन से सटे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब जो राष्ट्रीय जनता दल ने अपना रुख बताया है, ये वही लोग हैं जो भूरा बाल साफ करने के नारा देते थे, बुलडोजर से पीस कर चटनी बनाने की बात करते थे। ये तो विरोध करेंगे, लेकिन विरोध के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्या शक्ति यादव जी तलाक में एक्सपोज हो चुके हैं, तो जवाब नहीं लेते हैं सर। नारी गरिमा और नारी हक की बात हुई, ठीक सर, बगल में ही है, जवाब ले लीजिए ना। कई लोगों ने विरोध किया, जवाब सुन लेते हैं। अब ये साफ बोले समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे। अब ऐसे आप अपने, और देखिए, सरकार ने एक बड़ी सावधानी बरती है जी कि जो पहले से SC ST और OBC का आरक्षण का दायरा है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया है। 10% दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है, और नरसिम्हा राव की नीयत साफ होती तो संवैधानिक बदलाव करते। हाँ, ठीक बात है। और था लॉलीपॉप। ये हम चाहते हैं कि सभी को आगे बढ़ने का हक मिले, और एक सभ्य समाज में, एक सभ्य शक्ति यादव की ये बात तो सही है। ठीक सर, समय की पाबंदी होती है, शक्ति यादव का भी ले लेता हूँ, मिलना चाहिए। ठीक सर, उनका भी जवाब ले लेते हैं। भाई ये बात तो सही है, 49.5% को तो छेड़ा नहीं किया है शक्ति यादव जी, वो तो एज इट इज है ही अपनी जगह। ये तो रेस्ट जो सवर्णों के लिए था, जो अनरिजर्व्ड है, उसी में से उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि इसको लेकर पार्टी को आपत्ति होनी चाहिए। हमने कब आपत्ति दर्ज की? हाँ, ये भी बात है। सवाल मेरा साफ है ना जी, कि जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर हैं जी, चाहे वो स्वर्ण हो या कमजोर तबका हो, उसको अगर सशक्त बनाना चाहती है सरकार, और नियत अगर साफ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है कि अंतिम पड़ाव में मरनासन की स्थिति में देखिए, अब इनको इनको दिखाएंगे तो ये डिबेट की मर्यादा को तार टाइगर जी बोले जी उनको, जैसा मैं सक्षम हूं। सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी प्रकार का मुखालफत के लिए नहीं बैठा। सवाल उठता है कि आपके चश्मे निष्पक्ष हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रवक्ता है उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, और पार्टी लाइन इस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बातों को रख रहा हूं कि स्वाभाविक तौर पर जो कमजोर है उनको सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम भी लागू होने चाहिए, प्रावधान भी होने चाहिए, और मैं मुखालफत भी नहीं कर रहा। लेकिन मरनासन के दौर में और आकर के सरकार अंतिम पड़ाव में निर्णय ली है, और मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, पास में नहीं होगा। क्या हुआ? चुनावी मुद्दा 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख नहीं है मेरे पास, 15 लाख का मुद्दा हम नहीं करेंगे सर। आरक्षण बात कीजिए,
अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में कुछ दिनों पहले हमने आर्थिक आरक्षण के मुद्दे पर कुछ बड़े नेताओं की राय जानने की कोशिश की थी और एक मुहिम के तहत हमने तय किया था कि हम सबसे एक सवाल जरूर पूछेंगे और वो सवाल यही था। अब उनका बयान आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। हम लोग की पार्टी पक्षधर रही है इस बात की कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए। जो स्वर्ण जाति से आते हैं, जो उच्च जाति से आते हैं, उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी 15% आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए। पर जो आरक्षण आज की तारीख में चल रहा है, इसको इसी तरीके से बरकरार रखते हुए संविधान में संशोधन की जरूरत हो, कानून बनाने की जरूरत हो। उसके आधार पर 15% आरक्षण आर्थिक आधार पर भी जो उच्च जाति के लोग हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि फॉरवर्ड में भी जो गरीब होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और सही बात है कि जो भिखमंगा है अपने बेटा को पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से पढ़ा देंगे, कहाँ से वो में करा देंगे अपनी बेटी को, तो वहां भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उनका भी तो एजुकेशनल स्थिति खराब है। तो वैसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और इसीलिए हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का स्लोगन है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। जहां तक सवर्ण भाई है, अब उनको ये लगता है, कई बार मुझे भी अभी हाल में मतलब एक जगह मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। हमारी सरकार सवर्णों को भी देखेगी और सवर्णों पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। हम सवर्ण को छोड़ करके देश को आगे नहीं बढ़ सकते। और भी कई नेताओं से हमारी बात हुई थी। शरद यादव से भी हमने पूछा था, उन्होंने भी लगभग हामी भरी थी और दूसरे अन्य दलों से भी, जेडीयू के भी नेताओं से भी हमने पूछा था, उन्होंने भी हामी भरी थी और जेडीयू ने तो आज समर्थन की बात कह भी दी है। एलजेपी ने भी समर्थन की बात की क्योंकि उनके एजेंडे में ये बातें थी। मोदी सरकार के आर्थिक आरक्षण पर फैसले के बाद और कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, जरा उसको भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सब राजनीति है, कम्पेट पॉलिटिकल। आप ऐसे समय में जब आप कम्पेट चुनाव के मूड में जा रहे हैं, निश्चित रूप से जब आर्थिक आधार पर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो पहले भी कहते थे कि आर्थिक आधार एक, लेकिन जनसंख्या, तो आर्थिक आधार में माइनॉरिटीज क्यों नहीं, आर्थिक आधार में और जो क्रिश्चियन है उसका आर्थिक आधार में सभी लोग आए ना। इस चुनाव में जब इन्होंने घोषणाएं की थी कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख चला जाएगा, वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हमारे बेरोजगार नौजवान उनको हर साल 2 करोड़ नौकरी दिलाएंगे, वो नहीं हुआ। इन्होंने किसानों से कहा था कि हम 1.5 गुना उनका मूल्य बढ़ा देंगे, एमएसपी बढ़ जाएगी, लोगों को लाभ होगा। आज देश में कुछ नहीं हुआ। इन्होंने नोटबंदी लाई, इन्होंने आरबीआई, इन्होंने सीबीआई, इन्होंने जुडिशरी, सबका मजाक उड़ाया। समाज के प्रति समन्वयवादी फैसला है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए। दलितों को, यादव भाइयों को कर्म से अधिक धन के आधार पर तो किमी लिया है उनके समुदाय में। अब लालू यादव के परिवार को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, मीरा कुमार जी के परिवार को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, लेकिन विशेष वर्ग के क्रीमी लेयर को भी आरक्षण मिल रहा है और टूटे खंडहर हो रहे हैं पुराने महल। और भी कई नेताओं की राय आई है, सब ज्यादातर दल के समर्थन में है, लेकिन उनकी अपनी राजनीति है जो बाधक बनी हुई है। बहरहाल विनोद पांडे जी, पार्टी यदि ये मानती है कि चुनाव के मुहाने पर आकर सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है और उसे संभव है कि आपकी राजनीति को थोड़ा झटका लगे, तो हमें नहीं लगता है कि यदि सभी दल यदि समर्थन में आते हैं इस मुद्दे पर, तो देश तो हम सबों का है सर। राजनीति को आप इस मामले में किनारे भी कर सकते हैं। नहीं, संजय जी, कोई राजनीतिक झटका लगने की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जो समय है जी, जिस समय पर इस विषय को छुआ गया, इस विषय को कैबिनेट में लाया गया, सर क्या फर्क पड़ता है, जब जागो तभी सवेरा मान लिया जाए ना, जुमला बन के न रह जाए। मैंने ये सवाल उठाया था सर, जुमला क्या आप लोग सब सहयोग करेंगे तो जुमला बन ही जाएगा, क्योंकि भाई लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में रोड़े हटा दीजिए, रुक जाएगा मामला। मेरी बात पूरा नहीं हुआ था संजय शक्तिलाल जी, मैं आ रहा हूँ, रोकने का प्रश्न नहीं उठा है। आप आ रहा हूँ जी।
हाँ बोलिए आप कंप्लीट कीजिए। संजय जी मेरी बात पूरी जी नहीं, मैंने सिर्फ समय को लेकर के सवाल उठाया था जी कि मोदी सरकार का ये अंतिम सत्र है और कल यानी मंगलवार को अंतिम दिन है इस सत्र का। अब आप बताइए कि इस सत्र के बाद और कुछ होना नहीं है, अभी सीधे चुनाव में जाना है, चुनाव होना है और ठीक एक दिन पहले इस तरह के विषय को मोदी सरकार ने कैबिनेट में ला करके इसको पास किया। चलिए, इससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लोगों का जो हक है, जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। लेकिन 49.5% जो संविधान में आरक्षण लोगों को प्राप्त है, चाहे जिन जाति के चाहे जिन धर्म के लोगों को प्राप्त है, उनका आरक्षण का मतलब उनको कितना लाभ मिल पा रहा है और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, वो किस तरह से आरक्षण को दरकिनार करने का काम कर रही है, सवाल हमने ये उठाया था आपके सामने। बहरहाल हसन अंसारी जी, आपका स्वागत है। आप एजेएसयू के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी, चूंकि अलायंस भी आप है बीजेपी के साथ झारखंड में, आपकी पार्टी का क्या रुख बनता है इस मुद्दे पर? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट जो निर्णय लिया है, हम भी इसके पक्षधर हैं कि गरीबों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के या किसी भी वर्ग से हो, जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जैसे इन्होंने कहा कि जो अंतिम समय में ये मामला है, इससे पहले भी हमने राज्य सरकार से लगातार मांग करते रहा है। झारखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि नवंबर 2001 में ही आगे कैबिनेट ने इस तरह का निर्णय लिया था कि 73% आरक्षण यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, जिसमें आदिवासियों को 26 से बढ़ाकर 32%, दलितों को 14% और पिछड़े वर्गों को 27%। ये यहाँ का कैबिनेट में 2001 में पारित हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कंप्लायंस नहीं हो पाया है। तो अभी जो 10% आरक्षण की बात हो रही है, तो जिस संविधान का, जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में लोगों ने आरक्षण की सीमा को एक 50% तक सीमित रखा है, क्या यह संभव हो पाएगा कि उस सीमा से फिर बाहर चला जाए? नहीं, मुझे साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी इसके समर्थन में है या खिलाफ में है? निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि गरीबों को जो जिनका हक है वो उनका हक मिलना चाहिए। आप समर्थन में है ना? बस ठीक, निश्चित तौर पर जी ठीक है। शक्ति यादव जी, मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जातिगत समीकरण चुनाव जीतने में अहम रोल अदा करते हैं और हमेशा से करते रहे इस देश में, इसलिए देश में आरक्षण की अहमियत काफी ज्यादा है। बिहार में, माफी चाहूंगा, तकरीबन 16% सवर्ण आबादी है, तो मुस्लिम आबादी 17% है। यादव समुदाय की आबादी 11% है, दलित महादलित करीब 18% है। इसके अलावा अति पिछड़ा 21% के करीब है। यह बिहार का जातिगत समीकरण है। अब झारखंड की यदि हम बात करेंगे तो वहां 26.30% आदिवासी है, मुस्लिम आबादी करीब 15% है, पिछड़ा वर्ग 46% है, तो सवर्ण की आबादी 14% है। तो शक्ति यादव जी, जरा आप ही समझा दीजिए कि अब आप लोगों का एक स्लोगन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी, कुछ ऐसा ही आप लोग बोलते हैं ना। लेकिन यहां पर तो संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उस आधार पर तो चलिए, तो फिर कर्म और गुण का तो कोई स्थान ही नहीं रहा जाएगा। फिर भी एक आरक्षण की बात सामने आई है, 10% एक मार्जिनल है। तो यदि मान लीजिए जब आप कहते हैं कि चुनाव के मुहाने पर यह फैसला सरकार ने लिया भी है, तो कितना वक्त लगेगा सर यदि सभी दल सहमत हो जाए? कल तो दिन पूरा बचा हुआ है, और यदि कल नहीं बहस ही करा ले तो 2 दिन और सत्र आप लोग सब सहमति बना ले तो आगे बढ़ जाएगा। देखिए, सरकार के पास ये प्रोगेटिव है, अधिकार प्रदत्त है। सरकार चाहे तो ज्वाइंट सेशन बुलाए, इन चीजों को करे अगर समझती है। लेकिन मेरी जहां तक समझ है और जो सूत्र के हवाले से मिली खबर के पुष्ट आंकड़े हैं, ये सरकार इसको सिर्फ चुनावी स्टंट बना करके चुनाव में जाना चाहती है, क्योंकि सभी प्रावधानों को समझती है। क्योंकि अपर जातियों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसका प्रकटीकरण कई राज्यों में इनको देखने को मिला है। और उधर SC/ST के सवाल पर भी इन्होंने भुगता है, और चाहे 4 वर्षों में कुछ किया नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक पर इनकी दोहरी नीति है। जरा नीतीश कुमार जी से पूछिए ना कि 370 राम जन्मभूमि और ट्रिपल तलाक पर जो उनका छद्म
भेषता है वो किस रूप में आपके साथ हैं। हम लोग स्पष्टवादिता हैं और स्पष्टवादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, या नहीं गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। मॉलिंचिंग की घटनाएं होती हैं। आप ही जवाब लेने के लिए वेट कर लीजिए एक मिनट। संजय टाइगर जी एक मिनट रुक जाइए, हम सीधे आप ही के पास आ रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं, वेट कर लीजिए एक मिनट बस। कंप्लीट कीजिए। एक सवाल इनका साफ है, 10% के आरक्षण के सवाल पर मैंने साफ, मेरा मत है गरीब, कमजोर, लाचार जो अगर अपर कास्टों में है उनको सशक्त बनाने की जरूरत है, तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन देश में जो 85% लोग जो कमजोर तबके के लोग हैं उनका भी हकमारी नहीं होनी चाहिए, उनका साथ भी इंसाफ होना चाहिए। चलिए सर, सवाल संजय टाइगर जी आप जवाब दो, उससे पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनवा देते हैं, जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है इस मुद्दे पर जो सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगाई है। जहां तक मेरा मानना है कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहां तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले, इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देते। अगर आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी होती तो। और जो जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे, वो जो है वो सामने रखना चाहिए था, जनगणना को सामने रखना चाहिए था। और जहां तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? उस 50% का लाभ तो वही उठा रहे हैं जो आरक्षित श्रेणी में है, और 50% जो बचा हुआ है वो उसी में रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। संजय टाइगर जी, शैक्षणिक और सामाजिक आधार की वकालत कर रहे हैं आरजेडी के नेता, युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, और वो अब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इतना ही बराबरी देना था हक तो 15 लाख रुपया दे देते ना, 2 करोड़ रोजगार दे देते। संजय जी आप अच्छे विश्लेषक हैं, उनके बयान का विश्लेषण कर दीजिए। सीधे सीधे विरोध करना है, हाथ घुमा के नाक छू रहे हैं, इच्छा रहा है ना, कहाँ किसी का विरोध हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है। एक मिनट, पहले से जो आरक्षण का प्रावधान है उसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं हो रहा है जी, बोलिए। अलग से प्रावधान किया जा रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप चाह रहे कुसका करके देश में नफरत का वातावरण तैयार हो, होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्टंट है। आधार ही है समाज में भेदभाव, नफरत पैदा करना, जातीय उन्माद पैदा करना। तो आपका काम है, यही खेती आप कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक बदलाव का निर्णय लिया गया है और जब संविधान संशोधन का विधेयक आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। अरे लाइए ना, कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। सरकार की मंशा साफ है। देर तो उन लोगों ने किया जिसने इस देश में 60 वर्षों तक हुकूमत किया, लेकिन इस वर्ग को क्यों आगे ले जाने की चिंता नहीं। भूल जाते हैं, अडवाणी भूल जाते हैं। पर्याप्त समय है, तो भूलिएगा, को भूलिएगा। यादव जी आप भी भूल गए कि बीच में नहीं टोकना है। पर्याप्त समय है और मुझे लगता है कि अधिकांश पार्टियां इसका समर्थन करेगी और जो कमजोर वर्ग जो सामान्य जाति में हैं उनकी वर्षों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी होगी। जी, सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। ठीक, केंद्र की सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपसे समझ लेता हूं जरा सा, क्योंकि राजनीति तो अपने अपने तरीके से परिभाषित करेगी और करनी भी चाहिए और उनको हक भी है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक खास भूमिका होती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये आर्थिक आधार की जो एक शुरुआत हुई है 10% को लेकर,
संजय टाइगर जी, मैं अब आपको रोक रहा हूं, मैं डॉक्टर संजय कुमार से कुछ समझ लेता हूं। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, और कर्पूरी फॉर्मूला जो 78 में लागू हुआ था, उसमें भी आर्थिक आधार पर 3% आरक्षण का प्रावधान था। और जो की हवा कहा कमीशन लागू हुआ था, बोल दिए उसमें भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पहलू का जिक्र था। तो तेजस्वी को ज्ञान नहीं है, गालियां दिए थे। चलिए सर, ठीक है, देखिए का ज्ञान नहीं, हमें बड़ा ही गरीबा भाई टॉपिक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, रुक जाइएगा, आप दोनों वरिष्ठ हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल माइलेज और बयानबाजी से तो बात बनती नहीं है। एक ठोस मामला है, ठोस तर्क से ही हम आगे चलेंगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देश का मामला है। तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये सवाल होना चाहिए। ठीक, शक्ति जी, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल जब देश आजाद हुआ तो एक जातिगत बुनियाद के आधार पर ही, और चूंकि उस समय एक छुआछूत की भावना और एक संकुचित समाज का एक दायरा था, जहां की बहुत कुछ उस वक्त की जरूरत थी, जिसको महसूस किया गया और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए एक प्रावधान दिया। लेकिन वो तात्कालिक प्रावधान था, क्योंकि मान के चल रहे थे हमारे संविधान निर्माता कि भाई एक समय के बाद चीजें दुरुस्त हो जाएंगी और फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 साल का ही टाइम रखा गया था। लिखा, चलिए 10 साल से टोटल मिला के 70 साल तो अब हो ही गए, तो उसको उस रूप में भी देखा जाए तो यदि ये एक कदम के तौर पर यदि हम देखें, क्योंकि देश एक है, नागरिक एक है, गरीबी एक है, अमीरी कई है, तो जितने भी गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में हो, एक पहला कदम के रूप पर देखा जा सकता है क्या इसे? यदि 10% लागू होता है तो आने वाले समय में कास्ट की बुनियाद थोड़ी कमजोर होगी और गरीबी को देखा जाएगा एक इन टोटलिटी में। नहीं, एक सबसे अच्छी बात जो आज रही, मैं देख रहा था, जितने दलित नेता, चाहे उदित राज हों, चाहे वो रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान हों, या बिहार में जीतनराम मांझी हों, सब लोगों ने इसकी सराहना की, क्योंकि उन सवर्णों की गरीबी को उन्होंने देखी है, उसकी फटेहाली, उसकी बेबसी, चिथड़ों में लिपटी हुई जिंदगी को उन्होंने नजदीक से देखा है। अब राजस्थान में गुज्जर ये कह रहे हैं कि चूंकि हम गुज्जर जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए आप हमें आरक्षण से वंचित कर रहे हैं, मुझे मिलनी चाहिए। ये हरियाणा में जाट कह रहे हैं कि चूंकि जाट में हम पैदा हुए इसलिए हमको वंचित कर दिया गया। गुजरात में पाटीदार कह रहे हैं कि चूंकि पाटीदार में क्या कोई गरीब पैदा नहीं हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश में निषाद कह रहे हैं कि चूंकि मैं निषाद हूं इसलिए मुझे आरक्षण से वंचित कर दिया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में, तो कोई जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं हो जाएगा, वह एक देश का नागरिक तो है। और अगर उस गरीबी में थोड़ी नौकरी में आप उसको प्रमोशन दे देते हैं, थोड़ा सा उसको शिक्षण संस्थान में उसको सुविधा दे देते हैं, जिसकी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की वजह से अगर वो बच्चा जो गरीब का बेटा है किसी तरह से हिम्मत करके वो टाट और बोड़े के गांव से निकल करके और दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाता है, और चूंकि वो सवर्ण जाति का बच्चा है, 2 नंबर से छट करके फिर उसी गांव में लौटता है, तो उस पीड़ा को महसूस करना होगा राजनीतिक पार्टियों को कि किस दर्द और किस पीड़ा और किस गुस्से में वह पूरा जिंदगी जीता है, और समाज, सरकार, व्यवस्था, देश के प्रति कैसा आक्रोश होता है। मैं मानता हूं कि सारी पार्टियों को जी आज न कल उस पर जाना होगा, और देश में 2 ही जातियां रह जाएगी, अमीरों की जातियां और गरीबों की जातियां। अब बहुत चीजें निकल गई, 21वीं सदी में है। 21वीं सदी में कहां भेदभाव है, कहां छुआछूत की बात है। हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, 5 की अलग अलग जातियां हैं, लेकिन 5 का लेवल बराबर है। ये भी तो एक बात होती है ना विनोद पांडे जी, कि यहां पर हम 5-6 लोग जो है एक दूसरे को उतने ही सम्मान भाव से बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और हमने किसी की जाति को एक आधार नहीं बनाया है। तो क्या खूबसूरत तस्वीर निकल के आई थी, देश को हम इसी रूप में देखना चाहें तो? नहीं संजय जी, खूबसूरत तस्वीर तब निकलेगी ना जब हमारे आप लोग चाहेंगे सब मिलकर। सर अब
नहीं चाहेंगे क्यों नहीं। हम लोग तो हमने पहले भी कहा कि किसी को हक अधिकार मिले उसका, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हाँ, तो लेकिन जो व्यवस्था आपके कानून में है, आपके संविधान में, संजय जी, जो व्यवस्था हमारे संविधान में है, उस व्यवस्था को अगर आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो जो समय आपने चुना है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का समय आपने चुना है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित ना हो जाए, ताकि उनको लाभ मिले। ये हम भी चाहते हैं कि लाभ मिले। और जो लोग आरक्षण यदि सब कहते हैं लाभ मिले तो कोई चुनावी जुमला नहीं बनेगा सर, ये भी जान लीजिए। यदि सब कहते हैं कि लाभ मिले, दिल में यदि खोट ना हो तो विश्वास मानिए ये तो लाभ मिल जाएगा। संजय जी, मैं दावे के साथ कहता हूं जी, संजय जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो समय चुना गया है वो समय सिर्फ चुनावी लाभ लेने का, और ये चुनावी आप भी उठाइए ना उसका लाभ कि हाँ हम इसके साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर, आपको भी लाभ मिलेगा साहब। घबरा क्यों रहे हैं आप लोग इससे? ये क्यों लगता है आपको बीजेपी को इसका लाभ मिल जाएगा? कहाँ भाग रहे हैं संजय जी? मैंने तो स्पष्ट आपको कहा कि अगर उनको इसका लाभ मिले तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं हो, दलित हो, महादलित हो, बिल्कुल सबको लाभ मिले सर। औरत हो या मर्द हो, भाजपा सशक्त हो रही है, अदानी को सशक्त कर रहा है, यादव जी संजय टाइगर जी को रहा नहीं जा रहा है, देश का गरीब सशक्त हो रहा है। सिंह जी उसके उलट बोल रहे हैं सर। ठीक है, हसन अंसारी जी, ये तो एक प्लीज, आप दोनों वरिष्ठ नेता है, आप दोनों को रोक रहा हूं सर। संजय टाइगर जी और शक्ति यादव जी, आप दोनों वरिष्ठ और बड़े सम्मानित हैं आप लोग। अच्छा लगता है, बिहार झारखंड आप लोगों को सुनता है, आपकी राय, पार्टी की राय से वाकिफ होता है। बारी बारी से बोलेंगे सर तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इस परंपरा की भी एक शुरुआत करनी ही पड़ेगी। क्या अब हम लोग तो साइलेंटली इस बात को रिस्पेक्ट करना होगा। हम लोग करते हैं संजय जी, है ना, प्लीज प्रयास कीजिए सर। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, हम सबके पास आते हैं, अपेक्षित होते हैं जी। हम 1 घंटे में हमारी पूरी ईमानदार कोशिश होती है कि हम सारे दलों को उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि अब हसन अंसारी जी बैठे हुए हैं। ईमानदारी पर कोई इंटेंशन ही नहीं है, पूरा बिहार आपके ईमानदारी का कदर करता है। सर धन्यवाद। हसन अंसारी जी, दरअसल चाहे टाइमिंग को लेकर जो भी कोई बात कहे, मान लीजिए एक टाइमिंग ही है, ठीक है, सदर का कल आखिरी दिन होगा, उसमें एक ऐसे मुद्दे उठेंगे तो करिए ना पूरी जोर शोर से सब भागीदारी। क्या दिक्कत है इसमें? और इसे क्यों डर लगेगा कि बीजेपी को ही इसका लाभ मिल जाएगा? यदि आपके अंदर ईमानदारी है और यदि ईमानदारी का एक लाभ मिलना होगा तो आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा साहब? घबराना किस बात का? निश्चित तौर पर देखिए, एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जी, इस पर चाहे बीजेपी लाए, चाहे अगर सत्ता में रहती कांग्रेस तो कांग्रेस लाती, तो लोग जो सत्ता में है काबिज वही न लाएगा इस मामले को। अभी बीजेपी ने लाया है तो कांग्रेस समर्थन करे या अन्य दल समर्थन करे, जिस तरह जितना लाभ बीजेपी को मिलेगा उससे कम लाभ बाकी दलों को थोड़ी मिलेगा। सबको बराबर का लाभ मिलेगा सर, मेरे भी यही डिमांड है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जब डिमांड सबका ये कोई कहने की बात नहीं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी आपकी संजय टाइगर जी। जब सारे लोग एक जी बोलिए, वो आप कंप्लीट कीजिए सर। हसन जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, जब सारे दल के लोग जो भारत में चाहे भी क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, जब सारे दल लोग एकमत होकर के ये बात को कहेंगे कि भाई जो सवर्ण जाति के लोग भी है उनमें भी गरीब है, ऐसा नहीं कि वो सवर्ण जाति में पैदा ले लिया तो अरबपति बन गया हो, तो गरीब है तो गरीब का हक मिलना चाहिए, तो आप भी उसका समर्थन लाइए। निश्चित तौर पर आप आवाज बुलंद कीजिएगा तो उसका राजनीतिक लाभ आपको भी मिलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। किसी एक दल को लाभ मिलने का दूसरे दल को हानि होने की तो कोई बात है नहीं जी। तो दरअसल क्या है ना कि इसकी शुरुआत पर ये एक अच्छा कदम है और इसका लेकिन शर्त यह है कि जो वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं आरक्षण की, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था पर कटौती करके किसी का समावेश नहीं, वो अक्षुण्ण ही रहेगा साहब, उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली है, ये भ्रम भी ना रखे कोई, क्योंकि वो जो रेस्ट 50% बचता है उसी में से एक 10% की बात हो रही है। कोई इससे पहले के जो इंटेंशन पर सवाल है। नहीं सर, देखिए अब सवाल तो हमारे जो हमने तो है हम अपने स्टेट में 50% बियॉन्ड 50% जाने की बात करते हैं। नहीं सर, मैं समझ गया सर। हसन जी मैं रोक रहा हूं, तो आप लोग जाइएगा हसन जी, मैं जरा शक्ति यादव और संजय टाइगर को समझ लूं।
मैं शक्ति यादव और संजय टागर को भी समझ लूं, क्योंकि दोनों बीच बीच में बहुत कई सारे तर्कों को लेकर बैठे हुए हैं। तो जरा शक्ति यादव जी आप ही पहले बोल लीजिए, फिर संजय टागर जी के पास जाऊंगा कि ये देखिए मैं सवाल थोड़ा सा एक छोटा सा जोड़ देता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा कि 1882 में जब हंटर कमीशन आया था यहां पर इस देश में, तब हम गुलाम थे, ब्रिटिश के अंदर थे। वहां से एक बुनियाद रखी गई थी और 1901 या 2 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली बार जातिगत आधार पर एक आरक्षण को आगे लागू किया था। अब उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, वो क्रम आगे बढ़ता रहा, जो बाद में 1930 में, 33 में, 35 में भी आया, फिर 46 में भी एक व्यवस्था बनी, फिर जाकर अपने संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें एक ठोस व्यवस्था रखी गई। तो समय के हिसाब से चीजें अपना रुख अख्तियार करती हैं, तो राजनीति को भी अपने मिजाज में तब्दीली की आवश्यकता है कि नहीं शक्ति यादव जी? देखिए, स्वाभाविक तौर पे राजनीति संक्षेप में बोलिएगा। तब्दीली की जरूरत पड़ती है, बहुत संक्षिप्त में, और साफ मत है कि गरीब स्वर्ण को भी सशक्त किया जाए। स्वावलंबी बनाने का आधार कई भी हो सकते हैं और उसमें यह एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम कर सकता है। लेकिन सवाल मेरा साफ जो है, और आज भी अभी भी स्टैंड करता हूं, हम छद्मभेदता में विश्वास नहीं रखते। मेरा सीधा सवाल इसीलिए है कि 17 वसान के वक्त यह जो लिया गया निर्णय है, इनके इंटेंशन पर सवाल है, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देखेंगे ये सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएंगे और ये कहेंगे चुनाव में कि हम जीत के आएंगे तो लागू करेंगे। और इस बातों को ध्यान में रखिएगा। ये इनके 4.5 वर्ष का हाथ है जब इस देश में आग लगी थी। सर उसमें सारी बातें नहीं थी, समय नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं 30 सेकंड में संजय टाइगर जी का रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। संजय टाइगर जी, सर मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। ओवरऑल पार्टी का जो स्टैंड है, ठीक है, देर तो बहुत हो गई, लेकिन दुरुस्त है क्या? देखिए, ये फैसला बहुत दुरुस्त है, सोच समझ कर लिया गया फैसला है, कोई देरी नहीं हुई है। देरी किया है पूर्ववर्ती सरकारों ने, 60 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत थी, तब देरी नहीं हुई। यूपीए सरकार में राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, लालू जी शामिल थे, तब क्यों नहीं लाए? और देवगौड़ा साहब, गुजराल साहब तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधानमंत्री थे, तब आपने क्यों नहीं लाया? और तेजस्वी जी आज भी विरोध कर रहे हैं। उन राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता के बयान में भारी विरोधाभास है। चलिए, बहुत धन्यवाद, समय नहीं है, मुझे वाइंड अप करना है। बहुत धन्यवाद संजय टाइगर जी आपका, बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी आपका, बहुत धन्यवाद संजय कुमार जी, बहुत धन्यवाद हसन अंसारी जी और विनोद पांडे जी आपका। लेकिन कैबिनेट का जो ये फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला तब कहा जाएगा जब संसद में इस पर मुहर लगेगी। लेकिन संसद में मुहर लगे उससे पहले बहुत सारे सवालों के साथ विपक्षी दल भी खड़ा है, क्योंकि क्या इससे पहले सर्वदलीय सहमति हुई थी इस मामले में, या 1-to-1 बातचीत के आधार पर यदि सहमति हो गई है तब तो कोई रोड़े नहीं है। लेकिन राजनीति है, फिर अपने मिजाज को परिभाषित करेगी। वहां पर समर्थन भी यदि करते हैं तो क्यों हम विरोध करते हैं, उसके भी तर्क संभव है परोसे जाए। लेकिन देश हित में यदि एक कदम बढ़ता हुआ नजर आए तो इसको थोड़ा सा राजनीतिक मतभेद को दूर रखकर इस पर मोहर लगाने की आवश्यकता तो है, क्योंकि सवर्ण होना बहुत आगे बढ़ जाने का प्रमाण नहीं होता है। ये देश के हर नागरिक जानते हैं, क्योंकि वहां भी बेइंतहा गरीबी है और उन्हें भी इंतजार है मुख्य धारा में शामिल होने का। नमस्कार।